2014 के बाद 2021 में अब मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले पाठशाला खोलने के लिए मुझे काफ़ी मेहनत करना पड़ता था। 1 मीटिंग, 2 मीटिंग, 3 मीटिंग गांव वालों के साथ करना होता था। ढूंढना पड़ता था उनमें से कौन स्कूल को चला पाएगा। गांव वालों को थोड़ा मोटिवेट करके इकट्ठा करना पड़ता था। अब दया जी बेहद खुशी है कि रोज़ाना मुझे मेरे व्हाट्सएप पे लड़के बिशुनपुर के, लोहरदगा के, संथाल परगना के, कोल्हान के, वो लड़के मुझसे मैसेज करते हैं और पूछते हैं, कहते हैं सर हम भी रात्रि पाठशाला खोलना चाहते हैं। अव्वल कुछ गांव के बच्चे अपने घर के बरामदे का फोटो कि सर ये 10 बच्चे हैं, ये रात्रि पाठशाला मैंने आपकी देखा देखी शुरू की। तो अब दया जी ये कोई कार्यक्रम नहीं रह गया। अब ये आंदोलन का स्वरूप ले रहा है, क्योंकि लोग बाग और खासकर विशेषकर ग्रामीण युवा इस बात को समझ रहे हैं कि अगर हमारे गांव को अगर खड़ा होना है तो उसके जिम्मेवार हम लोग खुद हैं और ये जिम्मेवारी हमें खुद लेना पड़ेगा। झारखंड के नंबर 1 यूट्यूब चैनल आज़ाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं दयानंद राय और आज हम बात करेंगे डॉक्टर अरुण उरांव से। डॉक्टर अरुण उरांव 1992 बैच के IPS ऑफिसर हैं और वर्तमान में राज्य के 3 जिलों में शिक्षा के जरिए सामाजिक क्रांति लाने में जुटे हुए हैं। तो हम बात करते हैं डॉक्टर अरुण उरांव सर से। सर, आप IPS रहे, राजनीति में आए हैं और अब शिक्षा के जरिए सामाजिक क्रांति ला रहे हैं। कैसे ये सिलसिला शुरू हुआ? जय जी, सबसे पहले तो आज़ाद सिपाही के सभी दर्शकों को नमस्कार करना चाहूँगा। और जब 2014 में मैंने शैक्षिक सेवानिवृत्ति ली जी और पंजाब से फिर रांची आया, तो घर पे मैं शनिवार एतवार को कुछ बच्चों को पढ़ाया करता था जो गांव के रहने वाले थे। उसमें से मांडर के भी कुछ बच्चे जो रांची में कॉलेज में पढ़ते थे वो भी आया करते थे। तो उन लोगों से बातचीत के क्रम में हम लोगों ने ये महसूस किया कि जो गांव में शिक्षा का स्तर है बहुत ही निम्न है और गांव के जो गरीब बच्चे हैं वो सारे सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले और सरकारी स्कूल की हालत आप जान रहे थे। तो ये महसूस हम लोगों ने किया कि उन बच्चों की पढ़ाई को सप्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि 5वीं छठे के बच्चों को भी ABCD नहीं आता था, मैथ से दूर भागते थे, साइंस से कोई लेना देना नहीं था, तो ऐसे गांव के बच्चे आखिर आगे उनके सपने छोटे फिर रह जाते थे। तो वो पढ़ाई को कैसे सप्लीमेंट करें, ये बेसिक रीज़न यही था रात्रि पाठशाला की शुरुआत। तो उच्चरी से एक लड़के अनिल थे, वो हमारे साथ थे। सबसे पहले हम लोगों ने उच्चरी में रात्रि पाठशाला की नींव रखी। ये 2014 के नवंबर-दिसंबर की बात होगी। तो उसके पहले अनिल अपने गांव में कुछ बच्चों को पढ़ाते थे, लेकिन बहुत संख्या नहीं थी, 8-10 बच्चे ही आते थे। तो वहाँ बैठक हम लोगों ने रखा उच्चरी में और गांव वाले जितने लोग भी थे उनको मोटिवेट करके ये पहला रात्रि पाठशाला उच्चरी से शुरू किया। लेकिन धीरे धीरे हम लोग का जो एम था सिर्फ पढ़ाई तक नहीं सीमित रहना था। हम लोग चाहते थे कि अब दक्षिण छोटानागपुर के गांव में आप जानते हैं कि यहाँ अखड़ा का, धुमकुरिया का इतिहास रहा है। हर गांव में एक अखड़ा होगा, धुमकुरिया होगा, जहाँ 30-40 साल पहले जो युवा हैं सारे इकट्ठा होते थे, लड़के लड़कियाँ, और जो गांव के सीनियर्स हैं वो भी इकट्ठे होते थे। तो कुछ गीत नृत्य सीखते थे और इसी के बहाने कुछ डिस्कशन भी हो जाता था, चर्चा भी होता था गांव के बारे में। तो जब से ये अखड़ा और धुमकुरिया बंद हुआ, तब से गांव में एक साथ बैठने का सिलसिला ख़त्म सा हो गया और उसका फिर जितना नुकसान होना था, आपस में गाँव वालों की बातचीत बंद हो गई। हर एक छोटे मोटे झगड़े जो गांव में निपट जाते थे उसके लिए थाना जाना पड़ना शुरू हो गया। कुछ अगर और बड़ा मसला है तो कोर्ट कचहरी, खर्चा ज़्यादा। तो गांव का जो गांव में जो एका था वो टूटने लगा, बातचीत बंद हो गई। गांव में अच्छाई रहे या नशा के खिलाफ कुछ अभियान शुरू छेड़ा जाए या डायन बिसाही रोका जाए, ये सब चर्चा बंद हो गई। खेती बाड़ी की सारी चर्चा बंद हो गई।
तो रात्रि पाठशाला शुरू करने के पीछे का मूल मकसद दया जी यही था कि कैसे हम लोग पाठशाला के माध्यम से गांव वालों को एकजुट करें और गांव में सभी गांव के लोग, बुजुर्ग, महिला, पुरुष, बच्चे, युवा, युवती, वो आपस में एक बैठ के विमर्श करना शुरू करें और गांव की जो समस्याएं हैं या गांव की जो ज़रूरतें हैं या सरकार से अगर मदद भी लेनी है तो कैसे लिया जाए, वो गांव के लोग ही आपस में चर्चा कर सके। इसका एक केंद्र बनाने की योजना थी रात्रि पाठशाला को। ये 2014 की बात कर रहा हूँ। तो धीरे धीरे फिर उचरी का देखा देखी, उनके बगल में कनबेटा है, सुरसा, नगड़ा, टोटांगी, इस गांव के वो बच्चे जो अनिल के संपर्क में थे, उन्होंने छोटे स्तर पे रात्रि पाठशाला शुरू किया। तो पहले गांव वाले लोग भी थोड़े शक पकाते थे कि ये गांव का ही लड़का बेरोजगार खुद पढ़ाई कर रहा है, ये क्या पढ़ाई करेगा। तो इसको दूर करने के लिए, इस भ्रम को दूर करने के लिए मुझे जाना पड़ता था गाँव में। और फिर आप जानते हैं कि इस पाठशाला का नाम हम लोगों ने इस इलाके के बड़े जननायक कार्तिकराव जी के नाम पे रखा है। तो उनके बारे में बताया करता था कि ये वही गरीब माँ बाप के बेटे, अशिक्षित माँ बाप के बेटे, इनको कोई मदद नहीं मिली, अपने आप ये पढ़ के इंजीनियरिंग करके इंग्लैंड गए, अमेरिका गए, बड़ी डिग्रियां लेके लौटे। तो उनके ही परिवार के जैसे आप लोग भी हैं, तो आप भी अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, बशर्ते आप जागरूक हो और आपको बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई ऐसा गुरु मिले जो सही रास्ता दिखा सके। तो ये सब बात करने से उन लोगों में थोड़ा सा मोटिवेशन आता था। कार्तिक बाबा को देख के, उनके तस्वीर को देख के उनको विश्वास होता था कि जो लोग जुड़े हैं ये कम से कम ईमानदार होंगे और जो बात कह रहे हैं वही करके दिखाएंगे। तो ये धीरे धीरे ऐसे जैसे शुरुआत हुई रात्रि पाठशाला की। सर, हर बड़ा लक्ष्य जो है वह समय और संसाधन दोनों की मांग करता है। तो एक गांव, एक पाठशाला से शुरू हुआ सफ़र अब 49 पाठशालाओं तक पहुंच गया। तो इसके लिए संसाधन कहाँ से आते हैं? देखिए, ये अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद जो संस्था है, उसी के माध्यम से हम लोग रात्रि पाठशाला चला रहे हैं। और आपको आश्चर्य होगा जान के दया जी कि इन शिक्षकों को जो इन रात्रि पाठशाला में जो पढ़ाते हैं वो उसी गांव के बच्चे हैं, उसी गांव के वो बच्चे जो कॉलेज जाने वाले लड़के हैं, लड़कियां हैं। उनको हम कोई तनख्वाह नहीं देते हैं। जो छोटे बच्चे रात्रि पाठशाला में पढ़ने आते हैं शाम को 6 से लेके 8, साढ़े 8 बजे तक, उनसे कोई फीस भी नहीं लेता। लेकिन जो बेसिक चीज़ है एक क्लास को शुरू करने के लिए, जैसे 1-2 दरिया हो गई, ब्लैक बोर्ड हो गया और एक इमरजेंसी लाइट, क्योंकि लाइट की हालत आप समझ रहे हैं। तो ये 3 चीज़ें संस्था की तरफ से हर एक पाठशाला को दी गई। उसके बाद के सरकारी किताबें उनको मिलती ही थी बच्चों को, कॉपी पेंसिल है। जब धीरे धीरे माँ बाप को लगने लगा कि इनके बच्चों की पढ़ाई स्कूल से ज़्यादा अच्छा होता है और उनके बच्चों पे मेहनत किया जा रहा है, महीने, 2 महीने, 3 महीने में वो परिवर्तन बच्चों में नज़र आने लगा, तो वो भी इस मुहिम में शामिल हो गए और पाठशाला चलते रहे निरंतर। इसको वो इंश्योर करने लगे, छोटे मोटे खर्चे जो भी हो, जैसे मासिक परीक्षा में जो खर्च होने हैं, कुछ कार्यक्रम अगर होने हैं स्कूल पाठशाला का, तो उसके लिए कुछ खर्च अगर होने हैं, तो वो गांव वाले आपस में एक मुट्ठी चावल देके 10 रुपये 15 रुपये देके अब वो गांव वाले ही उस पाठशाला को चला रहे हैं। कोई सरकार की मदद नहीं, कोई कहीं से चंदा नहीं, ये स्वस्फूर्त गांव वाले अब इस पाठशाला को हाथ ले लिए। क्या परिवर्तन आ रहा है सर इन पाठशालाओं से? आप चूँकि देख रहे हैं उस परिवर्तन, क्या परिवर्तन आ रहा है? देखिए, करीबन 7वां साल अब हो गया जब पहला पाठशाला हम लोगों ने 2014 में शुरू किया था। और तब से लेके अब तक पहली बात जो मुझे समझ में आ रही है कि वो जो गांव का एकजुट होना वो अब दिखने लगा है। जहाँ पाठशाला में 15, 20, 25 शुरुआती दौर में बच्चे पढ़ते थे, अब किसी भी पाठशाला में 100, 150 से कम बच्चे नहीं हैं। मतलब पूरे गांव के बच्चे, उस गांव के आसपास के बच्चे भी वहाँ आते हैं पढ़ने के लिए।
क्योंकि अभी लॉकडाउन का पीरियड रहा तो स्कूल कॉलेजेस बंद रहे, तो रात्रि पाठशाला की कक्षाएं दिन में भी लगने लगी, तो अगल बगल के बच्चे दिन में भी आ जाया करते हैं पढ़ने के लिए। बच्चों में परिवर्तन देख के उनके माँ बाप इस पाठशाला से जुड़ गए, और जो हम लोगों की मंशा थी कि गांव के सभी बुजुर्ग, चाहे महिला हो या पुरुष हो, वो एक साथ बैठ के गांव के विषय में चर्चा करना शुरू करें, वो शुरू हो गया था। दूसरी बात, हम लोगों ने ये भी ध्यान रखा कि ये पाठशाला एक सिर्फ सरकारी स्कूल की तरह ना हो, कि कोई सिर्फ विषयिक पढ़ाई हो रही है, यही ना हो। हम लोगों ने जो स्थानीय भाषा है उस इलाके की, चाहे वो कुड़ुक हो, उरांव हो, मंडारी हो या और कोई भाषा हो, उनको भी पढ़ाते हैं हम लोग। सप्ताह में 1 दिन 2 दिन वो भी क्लास होता है। दूसरी बात, इन इलाके में ज़्यादातर आदिवासी इलाके हैं, आदिवासी क्षेत्र के बच्चे हैं। आदिवासी संस्कृति कितनी समृद्ध है आप जानते हैं, तो वो भी कक्षा सप्ताह में 2 दिन चलता है, जिसमें उन बच्चों को गीत, अपनी संस्कृति के जो नृत्य है वो सिखाते हैं उनको, अपनी भाषा में बोलना उनको सिखाते हैं। जो स्पीचेस देते हैं वो बच्चे न सिर्फ हिंदी अंग्रेजी में देते हैं, बल्कि अपनी भाषा में भी उनको देना। जैसे बिरसा मुंडा जी, अभी हम लोगों की सिद्धू कान्हू जी का हूल दिवस था, तो वो कार्यक्रम हर एक विद्यालय में हुआ, और सिद्धू कान्हू जी के ऊपर में सब बच्चों ने अपनी बातें रखी अपनी अपनी भाषा में। तो ये जो मनसा था कि गांव एकजुट हो जाए, गांव की समस्याओं का विचार होने लगे, वो अब शुरू हो गया। और सबसे अच्छा, चूंकि अभी खेती का सीजन है, धान लगने का 1 महीना पहले हर एक पाठशाला के जरिए गांव के किसान आपस में बैठक किया। उन्होंने चर्चा किया कि जो मौसम विभाग ने जैसा फोरकास्ट किया है कि इस बार बारिश पिछले साल की तरह नहीं, बढ़िया होगा, तो कौन सा वैरायटी लगना है धान का, वो उन लोग आपस में तय किया। जो बिहन लगना है उसका समय कब तय किया जाए, वो उन्होंने आपस में बैठ के तय किया। और चूँकि पानी की इस बार जो उम्मीद है कि पानी लगातार पूरा मानसून अच्छा रहेगा, तो वो ब्रीड इन्होंने तय इस बार किया है, जो कम ड्यूरेशन वाला नहीं बल्कि ठीक ड्यूरेशन वाला, जो ज़्यादा बाली देता है। तो खेती बाड़ी के लिए जैसे हमारे पुरखे अपने आप में ही समृद्ध होते थे जानकारी एक दूसरे को देने के लिए, वो चर्चाएं फिर से शुरू हो गई हैं। डायन बिसाही एक बहुत बड़ा मुद्दा है इन इलाके में, और मुझे बड़े बेहद खुशी है ये और गर्व है ये कहते हुए कि रात्रि पाठशाला के संचालन में हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी माताएं सबसे आगे बढ़ के हैं। इसलिए ये डायन बिसाही वाली जो घटनाएं हैं, इन पे खुल के चर्चा होती है, और नारी पे अत्याचार ये खुल के चर्चा होती है। तो जितने भी पाठशाला 49 जगह में खुले हैं, और उनके आसपास मुझे विश्वास है कि नशापान और डायन बिसाही, ये दोनों जो बुरी आदतें हैं, उससे समाज बाहर निकल रहा है। सर, रिटायरमेंट के बाद जो है, पोस्ट रिटायरमेंट, व्यक्ति चाहता है कि वो अपनी लाइफ को एंजॉय करे। आपके सामने एक राजनीतिज्ञ के तौर पर भी जिम्मेवारी है, फिर समाज में या गांव के बच्चों में बदलाव लाने का काम आप क्यों कर रहे हैं? क्या ज़रूरत पड़ी? आप इंजॉय भी कर सकते थे, जैसा आजकल आमतौर पर प्रवृत्ति भी है। दया जी, आपको याद होगा 2014 में जब मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया, तब मेरी 8 साल की नौकरी बची थी। अभी भी अगले साल 2022 में रिटायर होती। मेरा जो बैकग्राउंड है वो आप जानते हैं दया जी, एक राजनीतिक परिवेश का है, और ऐसे शख्सियतों के घर में मैं पैदा लिया है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी समाज के लिए निछावर कर दिया है। तो ऐसे माहौल में नौकरी मुझे बांध के नहीं रख सकती थी, और वो भी जब मैं पंजाब में नौकरी कर रहा था। आईजी बनने के बाद मुझे ये महसूस होने लगा कि भाई अब अपनी ज़िंदगी सिर्फ परिवार, छोटे परिवार के बीच ही रह जानी है, जबकि मेरे पुरखों ने मुझे ज़िंदगी भर यही सीख दी है कि तुमको उनके बीच काम करना है जिनके बीच से निकल के तुम बाहर गए। तो 2014 में रिटायरमेंट लेके आया वापस, और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा मुझे खुशी देती है, आप अगर पूछेगा मुझे कि किस बात का मुझे सबसे ज़्यादा खुशी और संतोष मिलता है, तो ये ऐसे ही सामाजिक काम, जिसमें समाज में कैसे हम बदलाव लाएं और अच्छी स्थिति में कैसे वो खुद समृद्ध होकर निकले हैं। और
इसमें बड़ा मुझे संतोष मिलता है और खुशी मिलती है। क्या लक्ष्य है सर? अभी मान लिए 3 गांव में 49 स्कूल हैं, क्या लक्ष्य है? 3 जिले में। हाँ, 3 जिले में हाँ। 49 स्कूल हैं, क्या लक्ष्य है? हम लोगों ने कोई संख्या को लक्षित नहीं किया है, लेकिन इतनी ज़रूर कोशिश है कि जो पिछड़े इलाके हैं, बहुत ही पिछड़े, और जो सरकारी जहाँ पे संसाधन हैं उनसे जो दूर इलाके हैं, इन सरकारी स्कूलों से दूर जो इलाके हैं उन स्कूलों में ये पाठशाला अपनी जगह ले। अब मुझे 2014 के बाद 2021 में अब मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले पाठशाला खोलने के लिए मुझे काफ़ी मेहनत करना पड़ता था। 1 मीटिंग, 2 मीटिंग, 3 मीटिंग गाँव वालों के साथ करना होता था, ढूंढना पड़ता था उनमें से कौन स्कूल को चला पाएगा, गांव वालों को थोड़ा मोटिवेट करके इकट्ठा करना पड़ता था। अब दया जी बेहद खुशी है कि रोज़ाना मुझे मेरे व्हाट्सएप पे लड़के बिशुनपुर के, लोहरदगा के, संथाल परगना के, कोल्हान के, वो लड़के मुझसे मैसेज करते और पूछते हैं, कहते हैं सर हम भी रात्रि पाठशाला खोलना चाहते हैं। अव्वल कुछ गांव के बच्चे अपने घर के बरामदे का फोटो कि सर ये 10 बच्चे हैं, ये रात्रि पाठशाला मैंने आपकी देखा देखी शुरू की। तो अब दया जी ये कोई कार्यक्रम नहीं रह गया, अब ये आंदोलन का स्वरूप ले रहा है, क्योंकि लोग बाग और खासकर विशेषकर ग्रामीण युवा इस बात को समझ रहे हैं कि अगर हमारे गांव को अगर खड़ा होना है तो उसके जिम्मेवार हम लोग खुद हैं और ये जिम्मेवारी हमें खुद लेना पड़ेगा। जहाँ सूर्य रहता है वहाँ अंधेरा नहीं रहता, और गाँव से अज्ञानता का अंधेरा मिटे, इसकी अलग डॉक्टर अरुण उरांव जगा रहे हैं। उनकी इस पहल की जितनी सराहना की जाए कम है। अरुण उरांव सर को आज़ाद सिपाही परिवार बधाई देता है उनके इस कार्य के लिए, और कामना करता है कि उनका ये कारवां बढ़ता रहे। आज़ाद सिपाही देखने के लिए आपका धन्यवाद।